हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू किया है। ठीक है ना? तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था काजेस ऑफ नेशनलिज्म, और उसमें हमने डिस्कस किया था फ्रेडरिक सोरो के बारे में। ठीक है जी। और फिर हमने इसमें हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से किस तरह से नेशनलिज्म जो है वो उसका ओरिजिन होता है। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आइडिया ऑफ ले पैट्री के बारे में, दैट इज फादरलैंड, एंड द ली सिटियन। ली सिटियन क्या था? सिटीजन्स के बारे में। ठीक है ना? और दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फ्रेंच फ्लैग, और दैट इज फ्रेंच फ्लैग कौन सा? दैट इज ट्राई कलर। ठीक है ना? ये मैंने बता दिया है। और तीसरे में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन ऑफ स्टेट जर्नल। ठीक है? तो जैसे मैंने जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इसके आगे अब मैं बताऊंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में और क्या चीजें आई थी। देखिए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर हम देखें, जिसको मैं यहाँ डी पार्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या था कि न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड। न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड। न्यू हाइमन्स कंपोज की गई। ओथ्स टेकन। ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। अब देखिए, यहां पर हाइमन का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम हाइमन देखें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हर कंट्री का एक हाइमन होता है, एक नेशनल एंथम होता है, या नेशनल कोई सॉन्ग होता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं जन गण मन। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जो भी कोई किंग होता था, या जो भी कोई किंगडम होता था ना, उस किंगडम से रिलेटेड या उस किंग से रिलेटेड उसका एक अपना हाइमन होता था। अब हाइमन क्या है? देखो, हाइमन हम कहेंगे एक ऐसा सॉन्ग, ठीक है, एक ऐसा सॉन्ग या एक ऐसी पोयम, आप कह सकते हैं एक ऐसी पोयम जो किसी की प्रेज के बारे में लिखी हो, किसी की तारीफ के बारे में लिखी गई हो, उसको हम हाइमन कह सकते हैं। ठीक है ना? अब जब मोनार्की का जो दौर था ना, उस टाइम जो हाइमन्स थे वो पर्टिकुलर किसी किंग से रिलेटेड होते थे, और हर किंग का अपना अपना एक हाइमन होता था। तो फिर क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरिस्ट ने बताया कि भाई क्यों हम अलग अलग हाइमन्स रखें। हाइमन पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए एक होगा। फिर क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर न्यू हाइमन्स जो है वो लिखे गए, जो पूरी कंट्री के लिए एक होगा, और हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन जो है उस हाइमन को डिसाइड करेगा, उस हाइमन को बोलेगा। इससे एक यूनिटी आएगी। ठीक है जी। फिर ओथ्स टेकन। अब देखो, पहले क्या होता था कि किंग के जमाने में, किंग्स के दौर में क्या होता था, अगर कोई भी ऑफिशियल अपॉइंट होता था, कोई भी मिनिस्टर है या कोई ऑफिसर है, तो वो जो ऑफिसर्स होते थे वो उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते थे कि भाई अगर हम किसी किंग के अंडर कोई मिनिस्टर या किसी एरिया के हम मिनिस्टर हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो नहीं समझते थे। फिर क्या हुआ कि भाई जो भी कोई मिनिस्टर होगा या कोई किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट होगा, उसको एक ओथ दिलाई जाएगी। ओथ मतलब एक कसम, शपथ दिलाई जाएगी कि भाई तूने अपने देश के लिए क्या क्या करना है। ठीक है ना? ओथ दिलाई थी। और फिर एक सिस्टम और निकाला गया, मार्टियर्स। मार्टियर्स कौन है? मार्टियर्स जो कंट्री के लिए जो शहीद होगा, उसको कमेमोरेट किया जाएगा। कमेमोरेट मतलब उसको एक रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको एक इज्जत दी जाएगी। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी बैटल होती थी, जो भी लड़ाइयाँ होती थी, उस बैटल के अंदर कई सैनिक मारे जाते थे, कई सोल्जर्स मारे जाते थे,
और नाम निकलता था किंग का। तो उसमें क्या होता था कि जिन लोगों ने बैटल लड़ी है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनको कोई पूछता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि भाई जो भी देश के लिए शहीद होगा, जो देश के लिए कुछ करेगा, उनको एक रिस्पेक्ट दी जाएगी। उससे क्या होगा कि जो आने वाली जनरेशन है उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है ना, उनको एक इंस्पायरेशन मिलेगी कि भाई हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने वतन के लिए कुछ करना है, अपने सिटीजन्स के लिए कुछ करना है, ठीक है ना। तभी क्या हुआ कि यहाँ से ये कंसेप्ट्स आए कि किस तरह से हमने एक इन चीजों से एक नेशनलिज्म का जो है वो राइज होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद अगर ई पॉइंट की मैं बात करूं, ई पॉइंट की बात अगर हम करें तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्म्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्म्ड, ठीक है जी। अब देखो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। अब देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक तरह से यूनिटरी होगा, ठीक है ना, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें यूनिफॉर्म लॉज होंगे। अब उस जमाने में क्या होता था कि जितने किंग्स उतने लॉज, उतने रूल्स। तो अब जो भी जिस स्टेट का है वो अलग अलग लॉज को फॉलो कर रहे हैं, और जब हम अलग अलग रूल्स को, अलग अलग लॉज को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम क्या हैं, हम अलग हैं, हम दूसरों से डिफरेंट हैं। और जब हमारा लॉ एक होता है, कानून एक होता है, तो हमें पता है कि हमारे ऊपर एक ही कानून है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जो चीज़ें वो क्या करती है हमें कहीं ना कहीं एक यूनिटी में, एक यूनिफिकेशन में लाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अब देखो उस टाइम क्या था कि जैसे मान लो कि एक किंग है, किंग किसी एरिया का है। अब वो किंग क्या करता था, जो डिफरेंट प्लेसेस होते थे, जो डिफरेंट प्लेसेस होते थे, उन प्लेसेस के अंदर उस किंग के कौन होते थे, गवर्नर्स होते थे, उसी के अंडर काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, वहां पर उनके ओन लॉज होते थे, अपने अपने लॉज होते थे, ठीक है जी। फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई एक ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही रहे, और वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से वो लागू हो, और सब के लिए एक ही जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा। जब सब एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर आएंगे तो उनमें ऑटोमेटिकली एक यूनिटी आएगी, और वही यूनिटी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को एक बर्थ देगी, ठीक है जी। होप सो ये वाला कंसेप्ट भी आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद देखो क्या हुआ, नेक्स्ट को मैं जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एफ, ठीक है ना। यहां पर क्या है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। अब देखिए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, अब देखो जी, अब यहां पर दो वर्ड्स को ध्यान रखो, यहां लिखा है इंटरनल और यहां लिखा है कस्टम ड्यूटी। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। देखो, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं ना तो कस्टम ड्यूटी होता है एक तरह का टैक्स लेना, ठीक है ना। और अमूमन क्या होता है कि ये टैक्स जो है ये लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो अब ऑलमोस्ट क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये दो कंट्रीज में होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कंट्री है, ये मान लो ये कोई ये जो कंट्री है ये एक कंट्री है,
और मान लो ये दूसरी कंट्री बी है। अब क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज मतलब आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा उस पर क्या होगा, एक टैक्स लगेगा। और वो टैक्स कौन सा होगा, उस टैक्स को हम एक तरह से कस्टम ड्यूटी बोलेंगे। अब इधर क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये जो टैक्स है ये अब एक्सटर्नल है, मतलब एक कंट्री, मतलब ये कंट्री है कंट्री भी, ये दो कंट्रीज के बीच में लग रहा है। अब देखो इधर क्या होता था, जैसे मान लो ये एक कंट्री है, इस एक कंट्री के अंदर ये अलग अलग स्टेट्स हैं। देखिए जैसे मान लो ये 1 स्टेट है, ये 2 स्टेट है, ये 3 स्टेट है। अब क्या हो रहा है कि 1 स्टेट से दूसरी स्टेट में मतलब कोई चीज आ रही है, या यहाँ से कोई चीज इधर आ रही है, या फॉर एग्जाम्पल इधर से इधर जा रही है। अब एक ही कंट्री है और एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता था, टैक्स लगता था, ठीक है जी। और ये जो टैक्स होता था दैट इज इंटरनल कस्टम ड्यूटी बोलते थे इसको। तो ये इस चीज को खत्म करवाया गया कि भाई विद इन द कंट्री ही आप क्यों कस्टम ड्यूटीज लगा रहे हो। जब अलग अलग, इससे क्या होगा कि भाई हम, इससे यह माना जाएगा कि भाई हम तो अलग है, हम डिफरेंट है, क्योंकि हम अलग अलग टैक्सेस के रूल्स के अंदर आ रहे हैं। पर जहाँ एक ही टैक्स रूल है दैट मीन्स कि नहीं जी, कहीं ना कहीं एक यूनिटी है, यहाँ पर एक ही सिस्टम के अंदर हम आ रहे हैं। दूसरा है यहाँ पर ड्यूज। अब देखिए ड्यूज क्या होता था, देखो उस जमाने में क्या होता था, अगर हमें बोलूं ड्यूज क्या होता है, ड्यूज होता है एक तरह का कर्ज। अब देखो उस जमाने में क्या होता था कि जो पीजेंट्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे ना, वो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पर वह काम करते थे, ठीक है ना। और ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ये बदले में क्या करते थे कि ये जो पीजेंट्स होते थे ये लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पे काम करते थे, बदले में ये इनको पैसे देते। कभी कभार क्या होता था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ये इन पीजेंट्स को एडवांस पैसे देते थे, कोई चीज मतलब एडवांस पैसे देते थे, कर्ज देते थे, जिसको हम ड्यूज कहेंगे। अब ये ड्यूज क्या होते थे, ये ड्यूज इनको कैसे चुकाने होते थे, ये ड्यूज इनको इनकी लैंड्स पे काम करके चुकाने होते थे। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता था कि ये जो ड्यूज होते थे ना वो कभी खत्म होते ही नहीं थे, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। और कहीं ना कहीं ये जो पीजेंट्स होते थे इनके एक तरह से स्लेव बन जाते थे, गुलाम बन जाते थे, एक बॉन्डेड लेबर बन जाते थे, ठीक है ना। तो ये जो पीजेंट्स थे ये लैंडलॉर्ड्स की वजह से परेशान थे। तो जब हर कोई परेशानी में जी रहा है तो अपनी परेशानियों से वो उबर नहीं रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैंने देश के लिए क्या करना है। तो क्या किया गया कि भाई पीजेंट्स को इन चीजों से मुक्त कराना है, ये जो ड्यूज है, कर्जदारी है, इसको अबॉलिश करना है, ठीक है ना। एक लिबर्टी लानी है, वो जो जब एक बंदा एक लिबर्टी में जिएगा तो खुद ब खुद जो है वो देश के लिए, एक यूनिटी के लिए और सोचेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या था, अब देखो उसके बाद देखिए भाई इसके बाद क्या था, दैट इज यहां पर जी मैं लिखता हूं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, मेजर वर अडॉप्टेड। अब देखो क्या था जी यहाँ पे, अब देखिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर था। अब देखो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर क्या है, देखो जी जैसे मान लो ये कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल ये कंट्री है कोई, ठीक है जी। अब इस कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग कोई स्टेट्स हैं। यहां पर जैसे ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, मान लो जी ये क्या है, ये सी स्टेट है। अब इन स्टेट्स के कोई किंग हैं, कोई रूलर्स हैं। अब यहां पर क्या है कि जो किंग ए है इसने रूल बनाया है वेट का, क्या जैसे आज के टाइम में जैसे हम वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट क्या होता है कि हम एक रूल बना हुआ है
कि भाई 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। एक रूल बना हुआ है। अच्छा जी, 1 मीटर में जी होंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस ए जो रूलर है, इसने रूल बनाया है कि भाई मैं 1 kg रखूंगा 700 ग्राम के बराबर, इसका ये रूल चल रहा है। अब जो बी किंग है, इसने रूल बनाया है कि नहीं जी मैं 1 kg रखूंगा 800 ग्राम के बराबर, और सी वाला जो है वो बोलता है नहीं जी मैं 1 kg रखूंगा 1000 ग्राम के बराबर। आप जरा सोचो, क्या इनके बीच में कोई ट्रेड हो सकता है? क्या इनके बीच में कोई कारोबार हो सकता? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें एक को नुकसान होगा, एक को क्या होगा, फायदा होगा। तो जब अलग अलग रूल्स हैं तो अब देखो आपस में ट्रेड नहीं होगा। जब ट्रेड नहीं होगा आपस में हम मिलेंगे नहीं। जब आपस में मिलेंगे नहीं तो हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे? जब हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। अब फिर क्या किया कि भाई ये जो सिस्टम है वेट एंड मेजर का, इसको यूनिफॉर्म कर दो, एक ही रूल बना लो। जब एक ही रूल होगा तो आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा, क्योंकि हम आपस में ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो खुद ब खुद क्या होगा, हमारी नजदीकियां बढ़ेंगी, हमें अंदर एक यूनिटी आएगी, और वो यूनिटी जो है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को ले आएगी। ठीक है जी, ये सिस्टम था। इसमें होप्स तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद जो है जैसे एच वाला कंसेप्ट लेता हूं मैं, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर देखिए, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड French became national language. नेशनल लैंग्वेज। अब जरा देखिए बेटा, अब क्या होगा, क्या था कि डायलेक्ट्स हम किसको बोलते हैं? जो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? डायलेक्ट। ठीक है ना, जिसको हम बोली बोलते हैं। अब यहां पर क्या था कि हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। अब जब हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं तो उसमें क्या आ जाता है, जहां डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं वहां कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और जहां कम्युनिकेशन गैप आएगा उससे क्या होगा, एक दूसरे को हम समझने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, डिफरेंट डायलेक्ट कोई ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो, जिससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। उसके लिए एक रूल बनना चाहिए। तो रूल क्या बनाया गया कि भाई चलो जी आप बोल दो, अपनी अपनी रीजनल डायलेक्ट बोलो, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो सबके लिए कॉमन रहेगी। और वो लैंग्वेज कौन सी ली गई? फ्रेंच लैंग्वेज। और वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एक क्या बन गई, वो सबके बीच में एक कम्युनिकेशन का जरिया बन गई, जिससे एक दूसरे जिससे क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, आपस में कम्युनिकेट हुआ, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझने लगे। ठीक है ना, तो उससे यूनिटी आई। अच्छा जी, पर इससे क्या हुआ? अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, नेशनलिज्म का फायदा क्या हुआ। देखो जी, इससे फायदा ये हुआ कि जो वर्ल्ड के अंदर जो डेस्पोटिज्म था, डेस्पोटिज्म क्या है? तानाशाही, ठीक है ना, मनमानी। कि जो डेस्पोटिज्म था वो खत्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब तक लोग डिवाइडेड थे तब तक उन पे रूल करना इजी था, लेकिन जब लोगों को पता चला हमारे हक क्या है, राइट्स क्या हैं, तो ये जो डेस्पोट्स थे इनको भी मुश्किल हो गया, ये बिखर गया, दुनिया के अंदर तानाशाही खत्म हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये आ गई इसमें। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? देखिए, तो कहते हैं कि फ्रांस के अंदर उस टाइम क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे,
ठीक है जी। जो स्टूडेंट्स थे या जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने इन आइडियाज को क्या किया, जगह जगह स्प्रेड किया, फैलाया, लोगों को बताया कि आपके मतलब आपका जो है रियल आपकी जो कंट्री है वो किस तरह की होनी चाहिए, आपका देश कैसा होना चाहिए, इस मतलब लोगों को इसके बारे में बताया गया। ठीक है ना। और जगह जगह जैकोबियन क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड। जैकोबियन क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जैकोबियन क्लब क्या था? अगर जैकोबियन क्लब देखो ना, ये फ्रांस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है जी। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, ये बनाई गई थी किसके नाम पे? सेंट जैकब के नाम पे बनाई गई थी, याद रखना आप। और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो था ना, याद रखना, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। ठीक है जी। और ये जो जैकोबियन क्लब था ना, ये पर्टिकुलरली बनाया गया था फ्रांस के अंदर रिपब्लिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। रिपब्लिक सिस्टम को किसको करने के लिए? रिपब्लिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब क्या करना था कि मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक सिस्टम। अब रिपब्लिक क्या होता है? देखिए, रिपब्लिक की बात अगर हम करें, रिपब्लिक हम क्या किसको बोलते हैं? देखिए, रिपब्लिक होता है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, स्टेट मतलब कंट्री हो सकता है, यहाँ पे कोई स्टेट हो सकती है, यहाँ पर कंट्री की बात करेंगे हम। हेड ऑफ द स्टेट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होगा लोगों के द्वारा। जैसे पहले हेड ऑफ द स्टेट जो भी होता था किसी जगह का, वो एक मोनार्क होता था, सिंगल मैन डिसाइड करता था। ठीक है ना। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, ये किस लिए फाइट कर रहे थे? वो इसी रिपब्लिक सिस्टम को लाने के लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है ना। और वो फाइट कर रहे थे कि क्या करना है कि फ्रांस को एक बहुत बड़ा रिपब्लिक सिस्टम बनाना है और फ्रांस को यूनिफाई करना है, और यूनिफाई से क्या होगा जी? एक नेशनलिज्म आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो स्टूडेंट्स, जितना मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो है और आज का जो वीडियो है, जितना मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज की वजह से नेशनलिज्म आया, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।